सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम एक 11th फिजिक्स में आज हम एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपने 9th में इनके बारे में पढ़ा हुआ है। वर्क आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, और एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो ये तीनों चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, बट अब 11th में पढ़ रहे हैं तो अब हम उनको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे टॉपिक्स हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। या आपने यूनिट नंबर 2 में वेक्टर्स में पढ़ लिया है। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे बिकॉज जो वर्क डन होता है वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की डेफिनेशन, वर्क के टाइप्स, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। उसके बाद एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सब टॉपिक्स आपने 9th में पढ़ रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वर्क, व्हाट इज वर्क? ओके, प्रोडक्ट ऑफ, जैसे हम देख रहे हैं अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट डज वर्क। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वर्क के। अ मैन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स डज वर्क। Work is said to be done scientifically when a force applied on a body produces motion or मतलब जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उससे वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए। एन इंजन ऑफ अ मूविंग व्हीकल डज वर्क। अर्थ, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है देन इट इज डन। अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, इट इंडिकेट्स दैट द अर्थ exerts a force of attraction on the body. The gravitational force does work in pulling the body towards it. Okay, work done by the force is defined as the product of component of force in the direction of the displacement and magnitude of this displacement. So work done is equal to component of force into displacement. Work done is equal to F cos theta into S Fs cos theta. मेनली आपको पता है जो फोर्स के हम दो कंपोनेंट को रिजोल्व कर लेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कोस थीटा होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। ओके, तो हम बेसिकली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, फोर्स का वो कंपोनेंट जो जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हम यहाँ पे बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ओके, और मोस्टली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लेते हैं एफ कोस थीटा। तो W इज इक्वल टू वेक्टर एस डॉट वेक्टर एस। तो वर्क डन बाय अ पैरेलल फोर्स। अब मान लो एक टेबल है, उस पर एक बॉडी है, हम उस पर फोर्स लगाएं तो इट गेट्स डिस्प्लेस्ड। ओके, पैरेलली देखो इधर बॉडी डिस्प्लेस हो गई। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, अलोंग द सेम लाइन है, तो उनमें एंगल कितना होगा? जीरो एंगल होगा। तो W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो यहाँ पे एंगल जीरो है तो एफ एस, तो W इज इक्वल टू एफ एस। अब वर्क डन बाय एन ओब्लिक फोर्स। अब अगर हम कुछ एंगल पे फोर्स लगाएं उस बॉडी पर तो क्या होगा? ये टेबल है, ये बॉडी, हमने कुछ एंगल पे फोर्स लगाई, इट्स गेट्स डिस्प्लेस्ड। बट अब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा हो गया। ओके, तो W इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू एस। हम इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे। एस के लॉन्ग आएगा एफ कोस थीटा। ओके, तो एफ एस कोस थीटा। अब यहाँ पर ये एक बैग है जिसमें पत्थर या कुछ भी ऐसे पड़ा है और इसे पुल करना है, तो एक पर्सन है इसे पुल कर रहा है। ओके, तो अगेन यहाँ पर भी हेयर फोर्स F इज रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं, एक F कोस थीटा और एक F साइन थीटा। ओके, जो F साइन थीटा है बेसिकली वो वेट को बैलेंस करता है। ओके, F sin theta acting in the vertical direction does not displace the body in that direction. Therefore, work done by the component F sin theta is zero. F cos theta acting in the horizontal direction displaces the body in that direction. तो basically ये horizontal component है जो मतलब उस बॉडी को डिस्प्लेस करवाता है। Therefore, work done is equal to force component into displacement. तो W is equal to F cos theta into S Fs cos theta.
अब वर्क जीरो कब कब होता है? अब देखो हमें पता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, तो या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या फोर्स जीरो हो या एंगल आपके पास 90 हो, बिकॉज कोस जीरो कब होता है? जब एंगल 90 होता है। कोस 90 इज इक्वल टू जीरो, कोस जीरो 1 होता है। तो जब उनके बीच में जो एंगल है 90 हो जाए तो भी जीरो हो सकता है। तो तीन कंडीशन है, पहली या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, दूसरी फोर्स जीरो हो जाए, और तीसरी जब उनके बीच का जो एंगल है 90 का हो जाए। तो कंडीशंस पढ़ते हैं। If force applied on a body does not produce displacement in the body, scientifically work is not done. तो S0 एग्जाम्पल्स, एक पर्सन है, वो एक किताब को लेके खड़ा है अपने हाथ में, स्टेशनरी है, खड़ा है वो, तो यहां पर वर्क डन जीरो होगा। दूसरा, अगर कोई मैन है यहाँ पे, वो एक दीवार को धक्का देने की कोशिश करे, तो उस वक्त भी वर्क डन कितना होगा? जीरो, बिकॉज वो दीवार थोड़ी हिलेगी अपनी जगह से। A man trying to push a rigid and stationary wall does not do work since the force applied by him does not move the wall. Okay, तो if a force applied on a body is zero, अब हम सेकंड केस कर रहे हैं, अगर हम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वही जीरो हो, साइंटिफिकली वर्क इज नॉट डन। बट मान लो यहाँ पर हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, हमने उस प्लेन में कुछ मतलब एंगल पे रखा हुआ है, तो आपको बस एक बॉडी रखनी है, वो अपने आप नीचे आ जाएगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आपको उसमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन है तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा। Here friction is absent and body is under uniform motion. Some points about work. Work is a scalar quantity. Work can be positive, zero or negative. Negative work does not mean it is a vector quantity. Work done by friction is negative as the displacement is opposite to the friction. Dimensions of work is ml2 t minus 2. SI unit of work is joule or joule. 1 joule is equal to 1 Newton to 1 meter. So 1 joule is equal to 1 Newton meter. 1 joule is the amount of work done when 1 Newton of force acting on a body displaces it through 1 meter. CGS unit of work is erg. 1 erg is equal to 10 raised to power minus 7 joule. 1 joule is equal to 10 raised to power 7 erg. 1 electron volt 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule. 1 कैलोरी 4.2 जूल। यहाँ पे आप याद करने के लिए इसे रख सकते हो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो अगर आपने जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो आपको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आपको कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 raised to power 6 जूल। अब पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव वर्क डन। अब देखो, द वर्क डन इज पॉजिटिव इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और उसका एंगल जीरो से बड़ा हो 90 से कम हो, बिकॉज इस रेंज में कोस जीरो से लेके 90 तक जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहती है कोस की, 90 के बाद नेगेटिव हो जाती है। तो अगर ऐसा हो कि अलोंग द डायरेक्शन हो और एंगल 90 से कम हो, जीरो से बड़ा और 90 से कम हो, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है। अब सेकंड केस, अगर थीटा 90 हो जाए तो वर्क डन इज जीरो। अब इसका कंडीशन क्या है? थीटा 90 कब होगा? मान लो एक कूली है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है और उसके सर पे कुछ सामान रखा हुआ है, लगेज है उसके सर पे, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन है वो जीरो होगा, बिकॉज जो कूली है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल है, और जो उसके सर पे जो लगेज रखा हुआ है उसकी जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लग रही है, तो उस वक्त जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल होगा 90 का होगा, तो इस कंडीशन में वर्क डन इज जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अ कूली मूविंग ऑन एन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद लगेज ऑन हिज हेड, देन द वर्क डन। यहाँ पे रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर स्टेयर्स के ऊपर नहीं चढ़ रहा है, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है और उसके सर पे कुछ सामान रखा है, तो उस वक्त जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा। ओके, ये ऐसी कंडीशन। थर्ड, द वर्क डन इज नेगेटिव अगर जो एंगल की वैल्यू है 90 से ज्यादा और 180 से कम हो, तो जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो W is equal to minus FS. Examples हैं ऐसे कुछ, work done by gravitational force on a satellite is zero because the force acts perpendicular to the direction of motion of the satellite. अब इसी एग्जाम्पल के तौर पे जो मून सैटेलाइट ऑफ अर्थ है, या
अर्थ सैटेलाइट ऑफ सन है, इन सब में जो वर्क डन है वो 0 है। ओके, अब यहां पर देखते हैं एक और एग्जांपल। एक पर्सन है, वो उसके हाथ में एक बॉल है, जब वो उस बॉल को ऊपर की ओर फेंकेगा तो देखो उसने फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही हो रही है। When we throw a ball vertically upwards, the work done by our force is positive, whereas the work done by gravitational force is negative। क्योंकि gravitational force उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, तो gravitational force नीचे की तरफ लगेगी ऐसे। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर की तरफ, तो उस कंडीशन में नेगेटिव वर्क डन होगा। ओके, व्हेन द बॉल फॉल्स बैक द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, मोर कॉमनली फोर्स इज वेरिएबल इन प्रैक्टिस। ज्यादातर जो एक्चुअल प्रैक्टिस में फोर्स को कांस्टेंट रखना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो मोर कॉमनली फोर्स इज वेरिएबल इन प्रैक्टिस। तो यहां पर अगर हम ग्राफ बना ले तो ग्राफ ऐसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा। ठीक है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। तो अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने मान लिया इनिशियल पोजीशन। एक्स आई क्या है, एक्स आई, आई फॉर इनिशियल, एक्स पोजीशन तो इनिशियल पोजीशन, एक्स एफ फाइनल पोजीशन। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल डेल्टा एक्स। देखिए ऐसे हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो उसमें से हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से कोई भी एक पार्ट ले लेंगे। ये हमने छोटा सा एक पार्ट ले लिया, डेल्टा एक्स ले लिया, छोटा सा पार्ट, और हमने मान लिया इस छोटे से पार्ट के लिए, बिल्कुल छोटे से पार्ट के लिए फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स एफ एक्स में बी कंसिडर टू बी कांस्टेंट ओवर दिस डेल्टा एक्स। हम कंसिडर कर सकते हैं कि इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए एटलीस्ट जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगी। देन वर्क डन इज इक्वल डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स। और आपको पता है, ये याद रखना कि अगर हमें वर्क डन निकालना है फ्रॉम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वी हैव टू कैलकुलेट एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगर हम एरिया निकाल लेते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का तो हमें वर्क डन मिलता है। ये याद रखना, कई बार ये क्वेश्चंस में आ जाता है, आपको ग्राफ दिया होगा और आपको वर्क डन निकाल के दिखाना है, तो आप क्या निकालोगे, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। द टोटल वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द रेक्टेंगुलर एरियाज ऑफ द स्ट्रिप्स शोन अंडर द कर्व। तो W is equal to nearly equal to summation fx delta x. If the displacement are allowed to approach 0, then the summation approaches a definite value equal to area under the curve. तो यहाँ पे टोटल वर्क डन निकाल लेंगे, टोटल एरिया निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा W is equal to integration of fx delta x xi से xf. Okay. Thus, for a varying force, the work done can be expressed as definite integral of force over displacement. Energy. Energy is the ability to do work. Amount of energy possessed by a body is equal to amount of work it can do when its energy is released. Energy is a scalar quantity. SI unit of energy is joule. CGS unit of energy is erg. 1 joule 10 raised to power 7 erg. 1 erg 10 raised to power minus 7 joule. Different forms of energy. Mechanical से potential and kinetic बनेगी, ठीक है, heat energy, light energy, sound energy, chemical energy, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं, नाम से पता चल रहा है काइनेटिक। काइनेटिक मींस मोशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन या बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अ रोटेटिंग फैन, कुछ भी जो बॉडी मोशन में होगी तो उस वक्त उसमें काइनेटिक एनर्जी बनती है। इट इज द मेजर ऑफ वर्क a body can do by virtue of its motion. Every moving body possesses kinetic energy. जितनी भी मूविंग बॉडी है उन सब में काइनेटिक एनर्जी होगी। एग्जाम्पल, अ मूविंग क्रिकेट बॉल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी हम डेरिवेशन करते हैं छोटी सी। हम मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, मूविंग विद अ वेलोसिटी स्मॉल u, इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स कैपिटल F 4 टाइम्स स्मॉल t। तो हमने मान लिया कि एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m जो कि मूव कर रही है विद वेलोसिटी स्मॉल u, उस पे हमने फोर्स लगाई कुछ टाइम के लिए, सो उसकी जो
वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी ऑफ कोर्स फोर्स लगाने के बाद, कैपिटल स्मॉल v बन जाएगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है मान लिया हमने s है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी इज गिवन बाय वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F की जगह हम रख देंगे ma इंटू s, तो MAS। वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एज, तो यहां से as का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग in 1 w is equal to m into 1 by 2 v square minus u square, तो half m v square minus u square, okay। the work done is possessed by the body in the form of kinetic energy। अब यहां पर हम ये मान रहे हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ओके तो लेकिन अगर हम कंडीशन मान ले कि इफ द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर शुरुआत में रेस्ट पर हो तो फाइनल वेलोसिटी v होगी, तो k is equal to half mv square। नोट, kinetic energy is directly proportional to the mass of the body and directly proportional to the square of velocity of the body, okay। if mass is doubled तो kinetic energy भी डबल हो जाएगी, मास अगर हाफ होगा तो kinetic energy हाफ हो जाएगी, कीपिंग velocity constant, ओके। लेकिन अगर हम velocity को डबल करेंगे तो उसका स्क्वायर टाइम्स है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो kinetic energy 4 टाइम्स, and if the mass is halved kinetic energy reduces to 1/4 of its original value। Kinetic energy is always positive. Why? Mass is always positive even if the velocity is negative, square of velocity will be positive। तो ये क्वेश्चन आ सकता है kinetic energy हमेशा पॉजिटिव क्यों होते हैं, बिकॉज हमें पता है kinetic energy depends on mass and velocity। तो मास हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब वेलोसिटी अगर नेगेटिव भी हो तो आपको पता है वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर +4, तो इसलिए kinetic energy हमेशा पॉजिटिव होती है। Kinetic energy is scalar quantity। The term speed can be used in place of velocity in the formula for kinetic energy। हम speed यूज कर सकते हैं बिकॉज velocity की जब हम बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्शन भी आ जाती है, जबकि kinetic energy क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां पे हम स्पीड यूज कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सेम कंडीशन मान ली कि एक बॉडी है m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उस पर हमने कुछ फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी v बन गई, ठीक है। तो हमें पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as होता है, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे m/2 से, तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू MAS, 2 से 2 कैंसिल, तो MA फोर्स का फॉर्मूला, तो हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। द अबव इक्वेशन कैन बी जनरलाइज्ड फॉर 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशनली निकाल सकते हैं इसको, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम चीज करनी है, बस यहाँ पे वेक्टर्स लगाएंगे, यहाँ पर तो वेक्टर लगाएंगे तो भी हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 3 डायमेंशन के लिए। तो बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है वो कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वेरिएबल फोर्स के लिए देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब k dk इज इक्वल टू डी बाई डी टी हाफ mv स्क्वायर, तो इसकी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, हाफ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, m भी कांस्टेंट है, ठीक है। v स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2v dv अपॉन dt, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, mv dv dt। तो हमें पता है ये बचेगा mv dv dt, 2 से 2 कट जाएगा, तो dv अपॉन dt किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो f, तो ma क्या होता है, f इजिकल टू ma होता है, तो fv आ जाएगा यहाँ पर। अब v का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन dt, तो dt से dt कैंसिल, तो dk इज इक्वल टू f dx, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन xi टू फाइनल पोजीशन। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू kf माइनस ki, विच इज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन। एग्जांपल्स, अब देखो यहाँ पर कैसे, अब हम एक हैमर लें, तो हम एक ऑब्जेक्ट में अगर हमने कील ठोकनी है तो हम क्या करते हैं, हैमर को पहले ऊपर उठाएंगे, जब हम ऊपर उठाते हैं
तो ऊपर उठाने से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और जिसको हम कन्वर्ट करके उस कील को हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते थे। कैसे? ये एक वुडन ऑब्जेक्ट मान लो, इस पे हमने एक नेल को ड्राइव करना है, तो देखो हम कैसे करेंगे। द रेज्ड हैमर पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। जब हम उस हैमर को उठाएंगे तो उससे उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह से वर्क। ड्राइविंग द नेल इनटू द वुडन ब्लॉक इज डन बाय द हैमर व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। वेट, टैंक इज गेटिंग फिल्ड। ऐसे पानी भर गया। अब इसमें इसीलिए जो डैम में कैसे कन्वर्ट होती है, डैम में पोटेंशियल एनर्जी ही हम लेते हैं, इसीलिए डैम की हाइट हम जितनी ज्यादा हाइट पे बनाएंगे उतनी ही ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है। द वाटर स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक पोसेसेस पोटेंशियल एनर्जी। वाटर व्हेन रिलीज इज मेड टू फ्लो बाय दिस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपने 9th में एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। ओके, वो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जितनी भी एनर्जी हम पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हम अगले एग्जांपल में पढ़ेंगे। देखो, अभी हम स्प्रिंग की पढ़ रहे हैं। स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसका नाम है। तो देखो, अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें, देखो हमने कंप्रेस किया, आपको पता है स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उसे जितना ज्यादा दबाओगे वो उतनी तेजी से फिर बाहर की तरफ आएगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इन कंप्रेस स्प्रिंग। ठीक है, अगर हम उसे कंप्रेस करके रखें और फिर हम यहाँ पे एक बॉल रख दें, जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे द बॉल विल गो अवे विथ सम फोर्स। When the spring is released, the potential energy stored in the spring does work on the ball and the ball starts moving. अब सिमिलरली कैटापुल्ट, गुलेल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कैटापुल्ट, इसको जब हम खींचते हैं, potential energy stored in a stressed catapult. Okay, similarly when released it does the work of firing the stone. तो ये सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल हैं। अब फॉर्मूला निकालना है। एक बॉडी है, उस पहले हमने अर्थ पे रखा हुआ है, उसको हम कुछ हाइट पे ले गए। ओके, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू mg इनटू h। द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। Potential energy is a scalar quantity, but it is to be taken with proper positive or negative sign depending on whether work is done against the force or by the force. अगर वर्क हो रहा है against the force तो नेगेटिव, और अगर by the force हो रहा है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव। फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो स्टार्टिंग में ये हमने क्या किया, हमने एक एंड को फिक्स कर दिया और हमने एक एंड पे मास लगा दिया। अब स्टार्टिंग में अभी रेस्ट पोजीशन पे हमने स्प्रिंग को बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं किया या स्ट्रेच नहीं किया, अभी बिल्कुल जीरो। तो यहाँ पे मीन पोजीशन है x इज इक्वल टू 0। हमने फोर्स लगाई, कंप्रेस कर दिया, और जैसे ही हम इस फोर्स को हटाएंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा, ओसिलेट करेगा। ये जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम की तरह ओसिलेट करने लग जाएगा ये थोड़ी देर तक लिए। ठीक है, देखो ये कैसे ऑसिलेट कर रहा है। देखो जैसे इसको मैंने रिलीज किया, ये हो गया। ठीक है, द स्प्रिंग फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स व्हिच इज कंजर्वेटिव। कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K। यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर। अब यहां पर देखो दो फोर्स हैं। यहां पर ये जो Fs है, आप यहां पे इसको Fr भी ले सकते हो। Fr स्टैंड्स फॉर रीस्टोरिंग। एक फोर्स तो ये वाली है जो आपने इस पे अप्लाई की, जिसकी वजह से ये जो स्प्रिंग है वो छोटा हो गया, कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने का मतलब होता है छोटा हो गया, ये आपने अप्लाइड फोर्स है। लेकिन ये जो Fr है रीस्टोरिंग फोर्स, आपको पता है जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, जैसे ही आप अपने हाथ को हटाओगे वो बिल्कुल तेजी से बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे, खींचने के बाद जैसे ही आप छोड़ोगे वो बहुत तेजी से अंदर की तरफ आएगा।
तो स्प्रिंग के अंदर एक दूसरी फोर्स होती है जिसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, आप अगर उसे कंप्रेस करोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, आप अगर उसे स्ट्रेच करोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगी, जिसकी वजह से वो अपनी इनिशियल पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आना चाहेगा। ओके, सो हमें पता है, और जितना ज्यादा आप उसे कंप्रेस करोगे, यहां पे जो Fs है इट इज रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जितना ज्यादा आप उसे कंप्रेस करोगे उतना ही ज्यादा ये इस पे रीस्टोरिंग फोर्स बनेगी। अच्छा, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो माइनस के एक्स, के इज कॉन्स्टेंट। माइनस क्यों लग रहा है? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट देखो राइट की साइड हो रही है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ओके, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस हाफ के एक्स सी स्क्वायर। ओके, तो W इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग का अगर हम फॉर्मूला बनाए तो हाफ के एक्स सी स्क्वायर। देखो कैसे बनेगा, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस हाफ के एक्स सी स्क्वायर, द सेम इज ट्रू व्हेन द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स ई। देन वर्क डन बाय द स्प्रिंग Fs is Ws is equal to half k xe square. The work done by the external force F is Ws half k xe square. तो ये ग्राफ है। अगर अगर एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकाल लोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, द वर्क डन इज गिवन बाय द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB फ्रॉम द ग्राफ। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, एक बॉडी है, हमने उसको ग्राउंड से कुछ हाइट पर उठा दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। अब देखो इसमें और इसमें देखो कुछ फर्क है, इस वाली बॉडी में और इस वाली बॉडी में कुछ फर्क है। देखो दोबारा से एक बार, ये वाली बॉडी जो हमने उठाई ऊपर, ये बिल्कुल सीधे सीधे गई, देखो इसका पाथ अलग है। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? mgh। लेकिन इस बॉडी का देखो पाथ कुछ अलग जा रहा है, उतने ही हाइट पे रही है, सेम हाइट पे जा रही है, लेकिन देखो इसका पाथ अलग है, सीधा नहीं है इसका पाथ। देखो सीधा नहीं है पाथ ये, तो इसका पाथ अलग है, लेकिन फिर भी इसमें जो एनर्जी है वो mgh ही है। इससे क्या पता चलता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, उस पे सिर्फ और सिर्फ हाइट का इफेक्ट होता है कि आप कितनी हाइट पे लेके जा रहे हो। आप किसी भी पाथ से जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कितनी हाइट पे लेके जा रहे हो दैट विल डिसाइड द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। आप चाहे इसको ऐसे लेके जाओ, अगर आपकी हाइट सेम है दो ऑब्जेक्ट्स की तो, और मास भी सेम है, तो डेफिनेटली उनमें पोटेंशियल एनर्जी सेम बनेगा। इट डिपेंड्स ऑन द नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बट नॉट ऑन द पाथ थ्रू विच इट इज रेज्ड। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब दूसरा देखो यहां पर क्या हुआ, अब अगर हम इस बॉडी को रिलीज कर दें इस हाइट से, तो हो क्या रहा है, जहां से वो आया था उसी पोजीशन पे वापस चला गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉडी mgh, potential energy lost by the body minus mgh, तो total potential energy in round trip is zero. Therefore gravitational force is a conservative force. सबसे पहला ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, this force does not depend on path. Second, potential energy in a round trip is zero, which means gravitational force is a conservative force. If h is taken as variable, अगर हम height को variable लें, then the gravitational force equals the negative of the derivative of vh with respect to h, minus d by dh of vh minus d by dh of mgh, f is equal to minus mg. The negative sign indicates that the gravitational force is downward. If the body with vh mgh is released, the potential is converted into k is equal to half mv square. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है यहाँ पर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, m/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली होता है क्या, जब हम एक बॉडी को ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पहले से कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। ओके,
Potential energy is defined as Fx is equal to minus dV upon dx. Okay. So thank you.